हेलो एवरीवन, मैं सुनील एसएसटी विद सुनील अपने चैनल में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक तो आप लोग देख ही रहे हो, कुछ चिन्ह दिख रहे हैं आपको, जो कि कुछ जो राजनीतिक दल होते हैं वो उन्हीं से ही संबंधित हैं। तो यही आज का अपना टॉपिक होगा। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा सिविक्स का टॉपिक चल रहा था, अब इसमें एक लेसन बचा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ वीडियोस लेकर के आऊँगा, जो कि जो बड़े बच्चे हैं वो उन लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। और सभी लोग वीडियोस पूरी जरूर देखा करें, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। सफल का मतलब जो मैं आपको देना चाहता हूँ, ओके। तो पूरी वीडियोस जरूर देखें। और हाँ, एक चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि जो मैंने कल लेसन पढ़ाया था जन संघर्ष और आंदोलन, है ना। तो जन संघर्ष और आंदोलन में मैंने दो देशों के बारे में बताया था, तो जो दो देश हैं वो थे, एक नेपाल था, एक बोलीविया था। तो बोलीविया तो मैंने बताया था वो साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है। और नेपाल जो जो देश के बारे में मैंने बताया दिया था, तो मैंने शायद यहाँ मिस्टेक कर दिया था कि जो नेपाल देश है ये भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है, यानी कि उत्तर और पश्चिम सीमा पर स्थित है। ये रॉन्ग था, ये उत्तर और पूरब के मध्य में पड़ता है, ध्यान रखना है आपको। ओके, बस ये बताना था। और जैसा कि आज का हमारा मुद्दा है, क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि राजनीतिक दल जो शासन के लिए बने होते हैं। बहुत सारे दल होते हैं, उनमें मतलब कि एक कहते हैं ना कि एक प्रतियोगिता होती है, चुनाव होता है, कंपटीशन होता है उनमें। और जो दल बहुमत में आता है वो सरकार बनाता है और शासन करता है। अच्छा बुरा क्या है वो तो बाद में मालूम चलता है ना। तो यही हमारा आज का टॉपिक होगा, ओके। तो जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम मैंने बता ही दिया है, राजनीतिक दल है। टॉपिक का मतलब अर्थ क्या है, ये जो राजनीतिक दल होते हैं इसका अर्थ क्या है, इसको हम समझते हैं पहले। राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह होता है। लोगों का यानी कि जैसे हम आप आम लोग, है ना। लोगों का एक संगठित समूह होता है, संगठित एक ग्रुप होता है ना। संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से, सत्ता हासिल करने यानी कि पावर हासिल करने के उद्देश्य से, पावर कैसी? देश का शासन चलाने की। वो पावर कौन देगा? वो हम लोग देंगे, है ना। तो जो आप देख रहे हो, सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है ना। अपनी नीतियां साझा करता है। ये अपनी नीतियों को साझा करता है किससे? आपसे, हमसे, है ना। कि अगर हम चुनाव जीतते हैं, है ना, हमको भी मौका मिले तो हम एक अच्छा शासन आपको देंगे जो कि मिसाल बनेगा। हम आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, आपकी जो उम्मीदें हैं हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार की नीतियों से ये राजनीतिक दल अपने विचारों को साझा करते हैं, ओके। चुनाव के दौरान आप लोग देखते होंगे ना, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, पंपलेट छपते हैं, और नेताजी आते हैं, जगह जगह पर उनके कैंप लगे होते हैं, वो वहाँ पर आते हैं, अपने विचारों को जो है शेयर करते हैं, और हम लोग बहुत ही ध्यान से उसको सुनते हैं। यही तो लोकतंत्र है ना। तो हमें उन नेताजी के विचारों को समझना है, पढ़ना है ना। तभी विचारों को समझ करके उनकी पिछली कार्यशैलियों को देख करके हमको उस आधार पर अपने बहुमूल्य बेशकीमती मतदान का यूज करना चाहिए, वोट का यूज करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका सबसे बड़ा कह सकते हो एक अधिकार है ना, बहुत बड़ा एक वोट। आइए, तो फिर इतना तो आप समझ गए ना। ये सत्ता हासिल करने की कोशिश करता है, ये कुछ लोगों का एक संगठित समूह है। थोड़ा सा हम चलते हैं इतिहास में। इतिहास में पहले क्या था
कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, तो अव्यवस्था फैली हुई थी। जैसा कि रूसो ने कहा है, सामाजिक समझौता हुआ था, उसी पर उन्होंने एक बुक भी लिखी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जो पहले जीवन था एकदम जंगली वाला मतलब कि जीवन था, लोग एक दूसरे के अधिकारों को हड़प ले रहे थे, और मत से न्याय, है ना, और एक कह सकते हो कि एक ऐसा वातावरण उस समय था जो कि बहुत ही बुरा था, बहुत ही बिगड़ा हुआ था ना। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए लोगों ने आपस में समझौता किया और कुछ लोगों को चुना और उन्हें अपनी शक्ति सौंप दी और कहा कि आप हमारे लिए शासन करोगे, हम आपके नियमों को मानेंगे, जो नियम बनाओगे, जो कानून बनाओगे, हम उसका पालन करेंगे, और उस कानून के, उस नियम के दायरे में आप भी आओगे, जिसको हम चुन रहे हैं, कुछ लोगों के समूह को, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट, सरकार कहते हैं जिसको ना। तो इस प्रकार से इन सरकारों का उदय हुआ, है ना। और धीरे धीरे आगे चल के क्या होता है कि बहुत सारे दल बनते हैं, समूह बनते हैं जो कि सत्ता हासिल करना चाहते हैं ना। तो इस प्रकार से इन राजनीतिक दलों का एक पुराना इतिहास रहा है, और वर्तमान में तो आप देख सकते हो जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर बहुत सारे दल हैं, उनके अपने विचार हैं, उनकी अपनी कार्य शैलियां हैं। ओके, उसके बाद ये मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है कि तीन प्रमुख हिस्से क्या होते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके तीन हिस्से होते हैं, तीन तत्व होते हैं। पहला है नेताजी, जानते हो, नेता, पॉलिटिशियन, सक्रिय सदस्य, और एक होता है समर्थक। तो तीन लोग होते हैं, नेताजी, सक्रिय सदस्य और समर्थक। नेताजी जो कि कह सकते हो कि पार्टी के कर्णधार होते हैं, मतलब कि अब जो पार्टी के निर्माता होते हैं, जो मतलब कि जो पार्टी के मुख्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो, है ना। तो एक तो वो हो गए। सक्रिय सदस्य, एक्टिव मेंबर जो होते हैं, वो पार्टी के लिए सदैव सक्रिय रहते हैं, है ना। चुनाव के दौरान भी और उन 5 वर्षों के दौरान भी वो तत्पर रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, कि किसी प्रकार से भी पार्टी की छवि ना खराब होने पाए, बल्कि छवि में निरंतर सुधार हो, है ना। और कुछ होते हैं समर्थक होते हैं, जो अनुयायी जिनको हम कहते हैं, है ना। जैसे गांव में आप घूमते फिरते मिल जाओगे, जैसे राजनीति पॉलिटिकल का जो माहौल होता है वो गांव में बहुत देखने को मिलता है ना। लोग ये नहीं जानते कि संविधान क्या है, हालांकि वहीं से सब निकला है, लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि संविधान क्या है। वो अपने नेताजी के बारे में जानते हैं और किस पार्टी के हैं ये भी जानते हैं। संविधान क्या है, बल्कि जो कि बेस है, बेसिक है, उसको लोग नहीं जानते, है ना। तो इस प्रकार से कुछ समर्थक भी होते हैं। तो इन तीन हिस्सों में, इन तीन तत्वों पर ये राजनीतिक दलों की, मतलब कि राजनीतिक दल का जीवन निर्भर करता है। तो ये हो गए तीन, आप लोग को लिखते चलना है ना। उसके बाद राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं, जो सरकार बनाते हैं, उनके कुछ कार्य भी होते, कार्य कुछ नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिनमें से आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर डाल रखा है हेडिंग, दल के कार्य। पहला है वे चुनाव लड़ते हैं, है ना। कार्य करने से पहले सत्ता, पावर तो मिल जाए, ये थोड़ा नहीं कि बस लाओ क्या काम करना है, नहीं नहीं हम ही करेंगे, पहले पावर में आने का। ओके वे, तो चुनाव लड़ते हैं, है ना। और एक दल जीतता है और एक दल हारता भी है ना। कभी कभी गठबंधन सरकारें भी बनती हैं, क्योंकि बहुदलीय शासन प्रणाली है, जैसे कि हमारे देश में, कई देशों में 2 दलीय है, कहीं कहीं पर तो एक ही दल, कहने को लोकतंत्र है लेकिन एक ही दल शासन पे काबिज है। आगे बताते हैं आप लोग को हम। तो चुनाव लड़ते हैं, पहला काम है चुनाव, क्योंकि 5 वर्ष पे होते हैं। उसके बाद अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के, पहले तो है मैंने बताया ये, और फिर है अपनी नीतियों कि हमारी पॉलिसी क्या है। कांग्रेस की पॉलिसी क्या है, बीजेपी की पॉलिसी क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, मार्क्सवादी की पॉलिसी क्या है। ओके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मतलब की पॉलिसी क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी क्या है, एंड बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी की पॉलिसी क्या है। तो इस प्रकार से इन हर पार्टियों के
क्या होती हैं, अपनी नीतियां होती हैं। कांग्रेस की नीति क्या है, जवाहरलाल नेहरू धर्म निरपेक्ष शब्द को लेकर के चले थे, है ना। उसके बाद बीजेपी है राष्ट्रवादी, राष्ट्रवाद, है ना, को लेकर के चलती है, भारतीय संस्कृति से जोड़ करके रखती है अपनी नीतियों और अपने विचारों को। ओके। और भी कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी कि मार्क्सवादी पार्टी है, जो सिंबल किस ओर इशारा कर रहा है, मजदूरों की ओर, है ना। मार्क्सवादी मार्क्सवादी विचारधारा से आप सभी लोग वाकिफ हो। कार्ल मार्क्स जो कि मजदूरों का जो कि श्रमिकों का मजदूरों का पक्ष लेते थे ना, तो उनका पक्ष लेती ही ये पार्टी। इनकी नीतियां जितनी बनेगी, पॉलिसी जितनी भी बनेगी, वो श्रमिक संघ श्रमिकों को लेकर के ही बनेगी, है ना। तो इनकी नीति है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ओके, जो कि पहले एक थी, बाद में ये हुआ। उसके बाद ये किसानों का पक्ष लेकर के चलती है, जैसा कि सिंबल से लग रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की समय के हिसाब से हमको बदलना है ना, सिस्टम को लेकर चलना है। बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी क्या है, ये अछूतों के उद्धार, पिछड़ी जातियों के कल्याण के, पिछड़ी जातियों के हित की बात करती है ये पार्टी। तो इस प्रकार से इनकी अपनी नीतियां होती हैं और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं कि हम क्या करेंगे अपने इन विचारों के आधार पर। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद है देश के कानून निर्माण में भूमिका निभाती है। इसको कहते हैं व्यवस्थापिका, विधायी शक्तियां, है ना। जो दल होते हैं, राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये देश के कानून के निर्माण में मुख्य भूमिका जो है निभाती हैं। विधेयक पहले पारित होता है ना, साधारण विधेयक होता है, फिर वित्त विधेयक होता है। ये विधेयक जो है संसद के दोनों सदनों में पेश होते हैं। लोकसभा राज्यसभा कहीं भी पेश हो सकता है, जो कि साधारण विधेयक होता है। वित्त विधेयक तो पहले लोकसभा में ही पेश होगा ना, उसके बाद ये 3 वाचन होते हैं लोकसभा में, फिर राज्यसभा में 3 वाचन होते हैं। उसके बाद ये लोकसभा में अगर 3 वाचन पूरा होता है तो उसके बाद ये राज्यसभा में ट्रांसफर हो जाता है, और राज्यसभा से ट्रांसफर होने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। पहली बार में प्रेसिडेंट चाहे तो इसको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन सेकंड टाइम में वो पारित हुआ मान लिया जाता है क्या, विधेयक। और उस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही वही विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। कैसा लगा? ओके, आई थिंक अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद देश के कानून का निर्माण भी करती हैं, है ना। उसके बाद क्या है, दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। जितने भी पार्टियां दिख रही हैं यही सरकार बनाते हैं, है ना। हो सकता है कि स्पष्ट बहुमत ना मिले तो आपस में मिलकर के गठबंधन सरकार बनाते हैं और सरकार चलाते हैं, यही दल मिलकर के। उसके बाद है चुनाव हारने वाले दल विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। अपोजिशन, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, अन्यथा जो सत्ताधारी जो पावर में गवर्नमेंट होती है वो निरंकुश हो सकती है। तो एक प्रकार से कह सकते हो जो विपक्ष होता है वो कंट्रोलर होता है। ओके, वो कंट्रोलर होता है जो कि नियंत्रण रखता है। विपक्ष वही अच्छा होता है जो सरकार की गलत नीतियों पर अंकुश लगाए, सरकार की गलत नीतियों पर अंकुश लगाए, ना कि उनके अच्छे कार्यों में अड़ंगा लगाए। अच्छे कार्य कर रही है तो उसमें बल्कि इन अपोजिशन पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए। किसको? गवर्नमेंट को, जो कि पावर में है ना। तो ये सरकार को निरंकुश होने से रोकती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर एकजुट भी हो जाती है, होना भी चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा ये विशेषता हो गई। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब कहीं दूसरे देशों में जाते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है, तो वो एक देश का एक देश को लेकर के चलते हैं। एक देश मतलब कि देश में जितनी आबादी है वो उनकी अगुवाई करते हैं, है ना। कौन? हमारे देश के चुने हुए नेता। तो जनमत
निर्माण में भी दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई सरकार शासन कर रही है, शासन कार्य उनका बुरा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ना, अत्याचार बढ़ रहा है, तो जो विरोधी दल होता है वो क्या करता है, जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जनमत बनाता है कि इस सरकार की नीतियां देखो कितनी गलत है ना, तो एक कह सकते हो एक जन आंदोलन का भी रूप धारण कर सकता है। ओके, उसके बाद है कल्याणकारी कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। कल्याणकारी कार्यक्रम है ना, कल्याणकारी राज्य है ना, लोग जैसे सरकारी सुविधाएं जो होती हैं वे इन सुविधाओं को क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट लोगों तक पहुंचाती है। जैसे बहुत सारे रोजगार कार्यक्रम चलते हैं, सरकारी सुविधाएं जो होती हैं है ना, जैसे छात्रवृत्ति जो बच्चों को मिलती है, तो ऐसी बहुत सी प्रकार की सरकारी योजनाएं होती हैं जिसका लाभ इन दलों के माध्यम से आपको मिलता है। ओके, इसके बाद कितने राजनीतिक दल होते हैं? औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। बहुत से देशों में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। भारत में ही, अगर भारत में ही देखा जाए, आंकड़ों को उठा करके देखा जाए तो जो चुनाव आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन जो कि चुनाव कराता है, चुनाव आयोग में पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड जो दल हैं, देश कुल मतलब देश में जितने भी दल हैं जो कि योजना आयोग के पास रजिस्टर्ड हैं, उनमें से वे 750 से ज्यादा हैं। वे 750 से ज्यादा हैं संख्या में। ओके, लेकिन हर दल, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 750 है तो 750 दल जो हैं बहुत एक्टिव मोड में हैं और कुछ भी कर गुजरने को तत्पर हैं। ऐसा नहीं होता है। कुछ भी आप देखोगे, कुछ ही दल होते हैं जो कि बारी बारी से अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, है ना, आप सभी लोग जानते हो, देख ही रहे हो आप लोग, है ना। लेकिन हर दल गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता है। कुछ दल बनते ही इसीलिए हैं, है ना, कि चुनाव के समय सपोर्ट करेंगे और अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि मौका परस्त होती हैं, जो कि मौका दे करके कह सकते हो उस विजयी पार्टी में शामिल होने की कोशिश करती हैं, या जब गठबंधन की बात आती है तो वे उसमें शामिल होने की फिराक में होते हैं ताकि अपनी स्वार्थ सिद्धि हो। तो यही कह रहा है यहाँ पर कि हर दल गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होते हैं। कुछ पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। अब आप लोग देख लो, ये पार्टियां ही हैं। अब आप लोग इन इमेजेस को देख करके जान गए होंगे कि कौन सी पार्टी आ रही है, जा रही है ना, वन बाय वन, मतलब कि कौन पार्टी इन 2 6 मतलब कि इन 6 पार्टियों में से कौन सी पार्टियां हैं जो बार बार आपको सरकार बनाते हुए दिख रही है ना, जान गए होंगे आप लोग। उसके बाद कुछ पार्टियां ना, चीन में, अगर चीन की बात देखी जाए, चीन की कैपिटल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चीन में तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही शासन करने की शक्ति प्राप्त है। कहने को तो चाइना में लोकतंत्र है, लेकिन वहां जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही शासन करती चली आई है। उसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि वो मौका तो सबको देती है। थोड़ा ये इंटरनल बात है, एक छिपा हुआ तथ्य है कि वो अन्य पार्टियों को मौका तो देती है लेकिन नहीं भी देती है। समझ सकते हो आप कि किस प्रकार की गवर्नमेंट है। कह सकते हो एक प्रकार के निरंकुश टाइप की, निरंकुश कह सकते हो, जो कि बोलती तो कि चुनाव लड़े लेकिन विजय इसी की होती है। वो आप बाकी खुद ही समझदार हो ना। तो ये लोगों को मौका नहीं देती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो चीन में केवल कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन चलता है और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में बहुत सारे दल होते हैं और हर दल चाहता है कि हम अपनी सरकार बनाएं, है ना। अगर एक ही, अब आप ही सोचो, अगर एक ही दल बहुत वर्षों तक
सरकार चलाए तो क्या वो तानाशाह नहीं हो जाएगी? क्या वो निरंकुश नहीं होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थोड़ा ठीक एक सोचने वाला इंसान बनिए आप लोग। ओके, आइए। शक्ति प्राप्त है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी को। उसके बाद है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेटिकल सिस्टम में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम मिनिमम जो है दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंद्विता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। कम से कम दो दल तो हो ही भैया, है ना। शासन इनका खराब है तो जनता के पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए। चाइना में क्या देख रहे हो आप? कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस आंख मूंद लो, वोट दे दो, हो गया वोट। कहां गया? कम्युनिस्ट पार्टी। फिर आया चुनाव, फिर वही आंख मूंद करके। तो शासन कैसा हो जाता है? निरंकुश हो जाता है, तानाशाही प्रवृत्ति वाला वो रुख अपनाने लगता है। ओके, तो दो दलों का होना बेहद जरूरी है। तो ये हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन इसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? दो दलीय शासन प्रणाली है वहां पर। हमारे यहाँ तो बहुदलीय है, लेकिन ब्रिटेन देखो और अमेरिका अगर आप देखोगे ना तो वहां पर दो दलीय शासन प्रणाली है। जैसे यूएसए की बात करो आप तो वहां पर डेमोक्रेटिक एक पार्टी है, दूसरी है रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन। अब वहीं पर अगर आप ब्रिटेन पहुंचते हो तो वहां भी दो दलीय शासन प्रणाली है। एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हो गया। तो वहां दो दलीय शासन प्रणाली है, इसीलिए वहां पर मध्यावधि चुनाव भी नहीं कराने पड़ते। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक दल को बहुमत नहीं मिला तो क्या करती है, सब वो आपस में मिलकर के सरकार बना लेते हैं भाई लोग, और अपना अपना उद्देश्य होता है। उद्देश्य जब पूरा नहीं होता है तो सोचते हैं कि अब तो हम अपना हाथ खींच लेंगे, अपना समर्थन खींच लेंगे, सरकारें गिर जाती हैं। तो हर चुनाव में कितना खर्च आता है। तो आई थिंक सबसे अच्छी शासन प्रणाली तो अमेरिका और ब्रिटेन की हुई। चुनाव हो गया तो हो गया, सरकार बन गई तो बन गई, कोई मध्यावधि चुनाव नहीं ना। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ अभी तो नहीं, लेकिन पिछले वर्षों में ये बात कर रहे हैं, बहुत से मौके ऐसे आए हैं कि गठबंधन सरकारें बनी हैं और बिखर गई हैं, है ना। तो दो दलीय शासन प्रणाली आई थिंक बेस्ट। उसके बाद इसका उदाहरण है। ओके, लेकिन बहुदलीय व्यवस्था से गठबंधन सरकार का निर्माण होता है। बहुदलीय शासन प्रणाली गठबंधन की ओर लेके जाती है ना। तो मुझे तो जैसा कि आपने सत्ता की साझेदारी पढ़ा था कि ये शासन प्रणाली भी बुरी नहीं है, अच्छी है, लेकिन लोगों के निजी स्वार्थ ना हो, बस ध्यान रखिएगा, लोगों के निजी स्वार्थ नहीं होने चाहिए। ओके, उसके बाद है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में दो तरह के राजनीतिक दल हैं। इसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल। क्या मैं बोल रहा हूं? संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल। और दूसरा क्या है? अनेक या संघ में सभी इकाई में अस्तित्व बनाए रखने वाले। एक दलीय शासन प्रणाली है ना, यानी कि संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की ओर संकेत कर रहा है। ओके, अब हम इधर आते हैं राज्य के राजनीतिक दल। किसको कहा जाएगा राज्य के राजनीतिक दल और किसको कहा जाएगा राष्ट्रीय दल? ये बच्चे जरूर लिखें, ये एग्जाम में भी आ सकता है और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर नोट करते रहे सब लोग। मेरे वीडियोस में सभी इंपॉर्टेंट है, सब फैक्ट है, सब लिखते चलो आप लोग। इसके बाद क्या है? राजनीतिक दल जब कोई पार्टी ध्यान देंगे, पार्टी विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत
हासिल करती है या दर्ज करती है तो उसे राज्य के राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त हो जाती है। ओके, क्या है? कुल पड़े मतों में से 6% या ध्यान रखिएगा 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर उसको विजय मिलनी चाहिए तो वो कहलाएगी राज्य का राजनीतिक दल। राष्ट्रीय दल क्या होगा? राष्ट्रीय दल है ना, नेशनल पार्टी किसको कहेंगे? कैसे? कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का बता रहा हूं, किसमें? लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल कर ले बस। क्या मैंने बोला? लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का 6%, अथवा अगर ऐसा नहीं है तो 4 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6%। दोनों ही स्थिति में अगर उसको 6% वोट मिल रहे हैं, हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करे। लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर, राज्य में क्या था? 2 सीटों पर, और सेंट्रल में क्या है? 4 सीटों पर जीत उसको दर्ज करनी चाहिए तो उसको क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय दल कहा जाएगा ना। सन 2006 में जो बना था उसके अनुसार, सन 2006 के आंकड़े के अनुसार 6 राष्ट्रीय दल थे। ओके, 6 राष्ट्रीय दल थे। अब वे पार्टियां कौन कौन थी, है ना? उन पार्टियों के नाम भी यहाँ पर मैंने दे दिए हैं, कुछ सिंबल बना दिए हैं ताकि आप लोगों को याद भी रहे, है ना? तो ये पॉइंट्स आप जरूर लिखें, अगर आता है और श्योर है, आता जरूर है तो उसको लिखें। उसके बाद कुछ पार्टियों के बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आप लोग जानते चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो मैंने बताया हुआ है, भारत के या कह सकते हो दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1885 में बंबई में हुई थी, गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, है ना, बंबई में, महाराष्ट्र में। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, और जो सचिव थे वो कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसकी स्थापना सुरक्षा कवच के रूप में हुई थी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग जरूर देखें उसको, आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये हुआ। उसके बाद 1907 में कांग्रेस का सूरत में विभाजन भी होता है। इसके बाद भी ये पार्टी बहुत सारे मुद्दों को लेकर के विभाजित हुई, बहुत बार इसमें विभाजन भी हुआ है। ओके, तो ये कांग्रेस है। दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक, 1885 में गठित हुई क्या? कांग्रेस, हाथ का पंजा। ओके, विभाजन मैंने बताया 1907 में, उसके बाद भी हुआ। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 1971 तक लगातार ये सरकार बनाए। 1950-51 में जो चुनाव हुए थे, है ना, उस समय से लेकर के 1971 तक ये अपनी सरकार को बनाए लगातार रखते हैं। उसके बाद बीच में थोड़ा गैप आता है। 1980 से 1980 से 1989 तक देश पर इन्होंने दोबारा शासन किया। इनका जो क्या कहता हूं, मैंने क्या कहा था, नीतियां क्या है इनकी नीतियां क्या है? इनकी नीतियां ये है: धर्म निरपेक्षता, किसी भी धर्म को विशेष महत्व न देना, कमजोर वर्गों का उत्थान, है ना, जैसा कि गांधी जी का भी था। उसके बाद है अल्पसंख्यकों का हित, अल्पसंख्यकों का हित, है ना, इनका हित करना कांग्रेस का क्या है? एक नीति है इनकी, है ना। ये इन नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। हर पार्टी का अपना एक उद्देश्य होता है, कुछ विचार होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं। तो इसको आप लोग जरूर नोट आउट करें, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ राष्ट्रीय दलों के सिंबल बना रखे हैं, सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ा एजुटेनमेंट हो जाएगा, शिक्षा में मनोरंजन, है ना, या मनोरंजन के साथ शिक्षा। ओके, आइए, पहला है कांग्रेस, हाथ का पंजा, सभी लोग जानते हो। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी ना। उसके बाद कमल का फूल क्या है? ये बीजेपी पार्टी,
भारतीय जनता पार्टी का क्या है, सिंबल है, चुनाव क्या है, चिन्ह है ना, 1980 में बनती है। उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जो कि बनी थी 1964 में, जरूर ध्यान रखें। उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। उसके बाद है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कि 1999 में स्टेबलाइज हुई, उसके है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिखा रखा है बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, सिंबल क्या है, हाथी, घड़ी इनका है। ये सब आप सिंबल बना लें या समझें, है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में। तो मैंने कुछ पार्टियों के बारे में यहाँ पर बता रखा है, जैसा कि आप लोग जो है देख सकते हो। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है 1980 में बनती है, 1980 में बनती है, जो भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा कूट कूट कर भरा हुआ है ना। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संयुक्त जुड़ी हुई पार्टी है ये, है ना। और इस पार्टी ने कभी भी उन मुद्दों पर ध्यान, मतलब कि उन मुद्दों को कहीं पसंद नहीं किया, जैसे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना, उसके खिलाफ था ये। और वर्तमान में इसने जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया है ना। बहुत सारे मुद्दे हैं जो संकेत करता है राष्ट्रवाद की ओर। तो सही भी है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, ये कैसे हो सकता है? क्या विशेष उत्तर प्रदेश नहीं है, क्या विशेष पंजाब नहीं है, या उत्तर का कोई राज्य, या पूर्व का कोई राज्य, या दक्षिण का कोई राज्य, या पश्चिम का कोई राज्य, कोई विशेष नहीं, केवल वही विशेष है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो इस प्रकार से इनका ये मोटिव रहता है, उद्देश्य रहता है। ओके। उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी, बसपा। बहुजन समाज पार्टी कांशी राम के नेतृत्व में ये स्थापित हुई थी, है ना, 1984 में गठित हुई थी। और ये अपना किसको मानते हैं, आइडल किसको मानते हैं, वह है साहू महाराज, ज्योतिबा फूले, अंबेडकर, फिर है पेरियार यानी कि रामास्वामी नायकर पेरियार, इनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य रहा है अछूतों का उद्धार करना, अछूतों को मुख्य धारा से मतलब कि जोड़ना, है ना। तो इनका उद्देश्य बहुजन समाज पार्टी। तो इस प्रकार से आपने देखा, इन तीन पार्टियों को मैंने बता रखा है। बाकी जो सिंबल आपको दिख रहे हैं ये आपको संकेत कर ही दे रहा है कि इन पार्टियों का उद्देश्य क्या है। ओके। अब इन दलों के सामने, दलों के लिए चुनौती क्या है, दलों के लिए चुनौती क्या है। इससे पहली जो हेडिंग आएगी आपकी वो है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। बहुत सारी पार्टियां हैं जो उसके मेंबर हैं, उनमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। वर्तमान में देखा जाए तो मौका परस्त है ना। सरकार जिसकी होती है और जिस पार्टी की पराजय होती है तो उसके लोग कट करके जीती हुई पार्टी में, विजयी हुई पार्टी में जाकर के शामिल हो जाते हैं, और जिसमें शामिल होते हैं और जिस पार्टी में थे उसकी बुराई शुरू हो जाती है ना। और इसके अलावा एक दूसरे की टांग खींचना, आगे न बढ़ने देना। तो इस प्रकार की कमियां हैं इन राजनीतिक दलों में, है ना। लोकतांत्रिक भावना का अभी कमी है इन लोगों के अंदर, जो कि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वंशवाद की चुनौती, राजनीतिक दल ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि जिनका नाम कुछ और है लेकिन वो वंशवाद को लेकर के चलती हैं, है ना। किसी सक्रिय सदस्य को, बल्कि जो पार्टी के सक्रिय सदस्य, मैंने क्या बताया था, सक्रिय सदस्य जो हैं, अगर उन्हीं में से किसी सदस्य को चुन करके उस पार्टी का अगर मुखिया बनाया जाए तो क्या बुरा है ना। यानी कि कहने के लिए जिसके अंदर टैलेंट हो, जिसके अंदर स्किल हो, जिसके अंदर योग्यता हो पार्टी को चलाने की, उसको मौका मिले ना। ये नहीं कि जो पार्टी है, जो उसके संस्थापक रहे हैं, बस उन्हीं की पीढ़ियां ही उस पार्टी की अध्यक्ष बने, ये गलत है। जो सक्रिय है, जो टैलेंटेड है, उसको मौका मिलना चाहिए। ना जाति का भेद हो, ना लिंग का भेद हो। ओके। तो ये चीज, ये सोच होनी चाहिए। उसके बाद अपराधी तत्वों की घुसपैठ हो गई है, सही बात है। चुनाव होते हैं, चुनाव क्या हो गया है, धन बल जनबल वाला हो गया है, धन बल जनबल वाला हो गया है।
मनी पावर एंड मसल पावर, जिसके पास ये दोनों है वही चुनाव जीतते हैं, है ना, और सरकार बनाते हैं। आप सभी लोग समझदार हैं, आप सब देखते ही हो। अगर पैसा नहीं है तो चुनाव लड़ना क्या, तुम चाहे जितने अच्छे विचार वाले हो, चाहे जितने अच्छे सिद्धांत लेकर के चलो, असंभव है, आप जीत ही नहीं सकते हो, है ना। अच्छे विचार सिद्धांत सब मजाक बन गए हैं। पैसा दीजिए चुनाव जीतिए। खुद लोग बोलते हैं कि अरे पैसे के बल पर हम जीत लेंगे, पैसे के बल पर हम वोट खरीद लेंगे। तो ऐसा मौका ही मत दो, आप लोग जागरूक बनो, है ना, जागरूक बनो। ओके, ये मौका नहीं। तो ये कमियां हैं। पार्टियों के बीच विकल्पहीनता भी है, विकल्प नहीं है किस पार्टी को चुना जाए, किसको ना चुना जाए। कुछ कार्यशैली ऐसी रखिए कि आपको ही चुना जाए, लेकिन कभी कभी होता है ना कि किसको चुने, चलो नोटा का ही यूज कर देते हैं, नन ऑफ द अबव, हम किसी को लाइक नहीं करते हैं। तो ये नोटा शब्द, नोटा का मौका ही ना आए, नोटा की नौबत ही ना आए। सभी पार्टियां इतना अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करें कि लोग ये तय न कर पाए यार दोनों तो मेरे लिए अच्छे हैं, हम किसको वोट दें, वो दिन आने चाहिए। ओके, उसके बाद है दलों में सुधार। सुधार के लिए क्या होना चाहिए, दल बदल पर रोक लगनी चाहिए। दल बदलू, जैसा कि मैंने बताया, इस पार्टी से उस पार्टी में जो दल बदलू नेता होते हैं वही पार्टी की छवि को खत्म करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। जनता की निगाह में वो पार्टी बदनाम होती है। तो दल बदल पर रोक लगनी चाहिए। अब तो शपथ पत्र शुरू हो गया है। जब नामांकन होता है तो जो चुनाव के लिए खड़े होते हैं जो प्रतिनिधि, उनको एक हलफनामा, एक शपथ पत्र देना होता है, जिसमें उनको अपनी संपत्ति, अपनी एजुकेशन, अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताना पड़ता है लिखित में। और अगले दिन वो सब न्यूज में भी आता है, ताकि आप अपने प्रत्याशी को जान सकें जो कि चुनाव में खड़ा है। मतलब कहते हैं ना कि पारदर्शिता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद क्या है, महिलाओं को भी 1/3 प्रतिनिधित्व टिकट मिलना चाहिए गवर्नमेंट चुनाव में, है ना। तो इस प्रकार से इनमें सुधार लाया जा सकता है। किसमें, दलों में। अब आप जो देख रहे हो, तो दल बदल, शपथ पत्र, महिलाओं को 1/3 टिकट मिलना चाहिए। ये क्या है, ये दलों में सुधार की गुंजाइशें हैं, है ना। तो दल बदल पर रोक लगे, शपथ पत्र अनिवार्य हो, महिलाओं को भी टिकट अनिवार्य हो, है ना। दल बदल पर रोक लगनी चाहिए। उसके बाद है, मैंने यहाँ कुछ लिख रखा है, इसको आप लिख लें। इस लेसन में तो बताया गया है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा अलग से बता देते हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, अमेरिका के राजनीतिक दल हैं HOC और HOL है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये ब्रिटेन के राजनीतिक दल हैं। यहाँ पर मैंने एक और लिख दिया है, यूनाइटेड रशिया, संयुक्त रूस, ये रूस की राजनीतिक पार्टी है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को आज ये क्लियर कर दिया, क्या पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। इन सारे बिंदुओं को आप लोग नोट करें और रिवीजन करें और लेसन पूरा पढ़ें, आपका पूरा लेसन कंप्लीट, है ना। अभी हमारा एक लेसन बचता है, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आएंगे और हिस्ट्री भी चलेगी, है ना। और सभी लोग इसी प्रकार से मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।